हेलो, जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी पढ़ाई को ठीक से कर रहे होंगे। फ़िलहाल समय तो जो कुछ भी है उसका सही उपयोग करिएगा और पढ़ाई को अपने हिसाब से ठीक कर लीजिए, क्योंकि आने वाला समय बहुत कम मिलने वाला आपको और उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए, आज की क्लास हम लोग क्षेत्रमिति को आगे बढ़ाएंगे। क्षेत्रमिति के कुछ ऐसे सवालें आ रही हैं आपके सामने जो पिछले साल आई हुई हैं कुछ वर्षों में, और कुछ ऐसे भी सवाल हैं जहाँ पर कुछ आप नया सीखोगे। जल्दी से आप सब अपने आप को व्यवस्थित कर लीजिए, ठीक है। और हम लोग करेंगे पढ़ाई भी तुरंत के तुरंत। आज की जो पहली सवाल होगी थोड़ा सा मतलब एकदम घातक है। घातक का मतलब ये बनेगा, देखिए, अगर ये वैसे ट्रिक पे काम करेगा, एक नई ट्रिक सीखोगे। ये भी एक तरीका होता है, फॉर्मूला होता है, एक सिस्टम है। लिखा है कि यदि एक कोई यहाँ पर एक नियमित बहुभुज है, एक नियमित बहुभुज है में भुजाओं की संख्या यहाँ पर 10 है, तो विकर्णों की संख्या कितनी होगी? विकर्णों की संख्या यहाँ पे ज्ञात करना है। वैसे सवाल आ जाया करता है कभी कभी, लेकिन यहाँ पे ये जो प्रश्न है यूपी पुलिस के अलावा और हर जगह आया हुआ है फ़िलहाल, लेकिन है तो देखेंगे। यहाँ पे नियमित बहुभुज का मतलब कोई रेगुलर यहाँ पॉलीगन है। पॉलीगन माने बहुभुज होता है, उसमें भुजाओं की संख्या यहाँ पर आपके पास 10 दी गई है। विकर्ण की संख्या निकालना है। विकर्ण का मतलब सम्मुख कोणों को मिलाने वाली भुजा को विकर्ण कहते हैं। जैसे छोटा सा एक बार बताऊंगा, बाकी आप सब समझदार हैं, समझेंगे। यहाँ पे इसके सामने का ये होगा, ये विकर्ण है, ये विकर्ण है। इस तरह से विकर्ण निकाला करते हैं, तो विकर्णों की संख्या यहाँ पर 2 बन जाएगी। इस तरह यहाँ पे कोई नियमित बहुभुज है, इसमें भुजाओं की संख्या क्या है? यहाँ पर 10 है। यहाँ विकर्णों की संख्या निकालने का जो सूत्र होता है n(-3/2), छोटे से फॉर्मूले पे काम करेंगे, सारी बात बन जाएगी, काम खत्म। जैसे क्या बन रहा है, n का मतलब 10 होगा, इंटू में 10 - 3 बटा में हो जाएगा यहाँ पे 2। 10 में 3 घटेगा 7, 10 - 70, 70 बटा 2 का मतलब हो जाएगा 35। हमारे पास यहाँ विकर्णों की संख्या बन जाएगी। ये सवाल लगाने का फॉर्मूला होता है। कभी भी विकर्ण निकालने का सूत्र कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 4 था ना, 4 का कर रहा हूँ मैं, 4 का होगा, 4 था, 4 - 3 बटा में 2। 4 में 3 घटेगा 1 हो जाएगा, 2 से भाग करिएगा, 2 2 4, 2 आ जाएगा। दिख भी रहा 2 विकर्ण हमने बनाया था, बाकी फॉर्मूले में बनाएंगे तब भी बात बन जाती है। तो कभी भी किसी भी बहुभुज में, कोई बहुभुज हो, चाहे पंचभुज हो, खडभुज हो, 7 8 9 10 15 कितना भी भुजा होगा। अच्छा, वैसे यहाँ पे मतलब कि संभव चाहे जितना भुजा होगा, तो वहाँ पे उसका फॉर्मूला होगा n(-3/2). ये लगाएंगे तो विकर्णों की संख्या आएगी। इस तरह के सवालें मिला करती हैं, कभी कभी अक्सर मिल जाती हैं। तो ये यहाँ पे एक छोटा सा सवाल था, उस पर फॉर्मूले पे काम करोगे, ठीक है। और जैसे यहाँ पे जैसे कुछ सवालें होती हैं जो बिना लगाए ही लगा करती हैं, जैसे सवाल नंबर अभी जो मिलने वाली वो होगी, लिखे आगे। कोई 12 सेंटीमीटर व्यास का पहिया है, व्यास का एक पहिया है, और फिर ये 18 सेंटीमीटर व्यास के दूसरे पहिए पर घूम रहा है। पहिए पर घूमता है, और फिर आगे कह रहे हैं छोटा पहिया 42 चक्कर पूरा करता है। छोटा पहिया 42 चक्कर पूरा करता है, तो बड़ा पहिया जो होगा, बड़ा पहिया कितना चक्कर पूरा करेगा? जी बात है। तो बड़ा पहिया कितना चक्कर पूरा करेगा? ये प्रश्न के लिए विकल्प होगा 28 लिखा गया है, 20 है, 15 और 24 है, ठीक है। अगर पहिया घूमता है तो क्या बताते हैं, पहिया जब भी घूमेगा उसकी क्या होती है, परिधि के हिसाब से हम लोग उसकी गणना करते हैं। चली गई दूरी, चक्करों की संख्या, कुछ भी निकालना होगा तो वहाँ पे परिधि काम करेगा, क्योंकि कोई पहिया अपने मतलब कि आउटर बाउंड्री के आधार पर घूमती है ना, उसके क्या होगा, परिधि के आधार पर घूमती है, उसके सरकमफ्रेंस में घूमा करती है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ कोई था 12 सेंटीमीटर व्यास था। व्यास के आधार पर परिधि का सूत्र क्या होता है, परिधि बराबर सब जानते हैं पाई इंटू डी होता है। तो यहाँ कह दिया जाए
पहले 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 वाले क्या होगा, पहले वाले पहिए द्वारा पाई डी एक चक्कर में घूमा जाएगा। कितना चक्कर काट रहा है ये, 42 चक्कर काट रहा है, और दोनों समान दूरी तय करें क्योंकि एक के ऊपर दूसरा घूम रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी दूरी जो हो जाएगी दूसरे वाले के बराबर होगी। दूसरा वाला क्या है, पाई इंटू बड़ा डी लगा देंगे और गुणा में क्या होगा, चक्कर की संख्या मान लीजिए n मान लेंगे। पहले का क्या है, एक चक्कर है, गुणा में 42 कर देंगे, 42 चक्कर में चली गई दूरी हो जाएगी। ये दूरी क्या होगी, दूसरे चक्कर के दूसरे वाले पहिए के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि दोनों साथ साथ घूम रहे हैं तो समान दूरी तय करेंगे। सिंपल सी बात है। छोटा पहिया ज़्यादा चक्कर मतलब घूम जाएगा, बड़ा पहिया कम चक्कर घूमेगा, इतनी सी बात होगी। तो यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, डी का मतलब यहाँ 12 है, गुणा में 42 हो जाएगा, और बराबर में यहाँ से बड़ा डी का मतलब 18 था, गुणा में n का मान होगा। n का मतलब चक्करों की संख्या जो क्या होगा, बड़ा पहिया घूमने वाला है। हल करें, आपका उत्तर आपके सामने होगा। कैसे होगा, 6 दूना 12, 6 3 18, 3 से काट देंगे, 3 का कितनी बार, 3 1 कम 3, 3 चौके बचा 28 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। यहाँ पे ये हुआ, क्यों किया गया, क्योंकि क्या होगा, कभी भी कोई पहिया घूमेगा, चक्कर लगाएगा, चली गई दूरी उसकी परिधि बताती है। परिधि का सूत्र क्या होता है, पाई इंटू डी होता है व्यास के पदों में, 2 पाई आर होता है किसके, त्रिज्या के पदों में होता है, ये सूत्र होगा। अब एक चक्कर में एक बार घूमेगा एक चक्र करेगा, एक बार घूमने में पाई इंटू डी दूरी तय करेगा। 42 चक्कर घूमा है छोटा वाला, तो देखिए जब दोनों साथ साथ घूम रहे हैं, एक के ऊपर दूसरा रोल कर रहा होता है, दूरी दोनों समान तय करेंगे, क्योंकि जब तक वो घूमेगा तब तक वो भी घूमेगा। इतनी बात होगी। तो इसकी दूरी बराबर इसकी दूरी कर देंगे। दूरी बराबर क्या होगा, परिधि गुणा में चक्कर, परिधि गुणा में चक्कर। दूसरे चक्कर नहीं पता था, निकाल लिए, चक्कर कितना हो जाएगा इसका, 28 आ जाएगा। पाई से पाई कैंसिल कर देंगे। अरे गुणा इधर बराबर में होता है ना, अंश वाला हर में आएगा, भाग हो जाता है, इसलिए काट देता हूँ वहीं पे, और पाई इसका मान रख के सेट कर दिए। ये लगती है सवाल। तो कभी कभी क्या अक्सर ऐसे सवाल लगा देते, काम बन जाएगा, बाकी हल करने कोई मतलब नहीं होगा। अच्छा, कभी नहीं कुछ ना करिएगा। जैसे अगर कह दिया जाए इसके त्रिज्या, इसका मतलब कि क्षेत्रफल में कहेगा, क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर होता है, उससे तुलना कर लेते हैं, पाई आर स्क्वायर से, दोनों की आपस तुलना करेंगे। अगर इसमें चक्कर की बात करेगा या फिर परिधि की बात होगी, दोनों को तुलना करके एक ही बार में लगा देते हैं। पाई को पाई से हटा दीजिए, 12 व्यास था, एक चक्कर में कितना है, 42 चक्कर काटा है। इसका व्यास 18 चक्कर का मतलब n मान के ऐसे डायरेक्टली करोगे तभी बन जाएगा। चाहे सूत्र बनाओ चाहे फॉर्मूला बनाओ, सूत्र ये होता है कौन से, ये मतलब ट्रिक ये होती है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, सूत्र पता रहेगा ट्रिक बना सकते हैं। आगे बढ़ रहा हूँ सवाल को लेके। जैसे यहाँ पे एक प्रश्न है। अच्छा, यहाँ डेसीमीटर के बारे में चर्चा हुआ था थोड़ा सा, मात्रा के परिवर्तन पढ़ते समय। डेसीमीटर क्या होता है, डेसीमीटर का मतलब मीटर का 1/10 पार्ट होता है ना, हाँ 10वां भाग होता है। तो यहाँ पे 4 डेसीमीटर है, कोई सवाल है, 4 डेसीमीटर भुजा वाली कोई वर्गाकार टाइल है, टाइल द्वारा 8 मीटर लंबे और 4 मीटर चौड़े फर्श को बनाने में कितने टाइल की आवश्यकता होगी। आवश्यकता होगी, ये प्रश्न में लिखा है 200 टाइल हो सकता है, 260 विकल्प में है, 280 है और फिर 300 है। ठीक, यहाँ पे जब भी क्या होगा, एक आकृति का दूसरी आकृति से तुलना कर रहे होते हैं, देखिए वहाँ पे तुलना किस बात की हो रही है, ये जगह घेर रहा होगा। जैसे कोई यहाँ पे एक कमरा है, जिस कमरे की लंबाई 8 मीटर है, चौड़ाई यहाँ पे 4 मीटर है, 8 और 4 का कमरा है, और उस कमरे में यहाँ पे 4 डेसीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइल बिछाई जा रही है। जैसे बड़ा सा कमरा होगा यहाँ पर, इस कमरे में यहाँ एक छोटी टाइल ऐसे ऐसे टाइल बिछाना है। ऐसे इस टाइप की कितनी टाइलें बिछेंगी, वो एरिया कवर कर रहा होता है, कितना जगह घेर रहा होगा, जगह घेरता है क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, दोनों के क्षेत्रफलों की तुलना कर देंगे, हमारा मान बड़े आराम से आ जाएगा। यहाँ पे डेसीमीटर को हम लोग क्या करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे, डेसीमीटर को मीटर बदलेंगे, 10 से क्या करना होगा, भाग करना होगा। तो यहाँ पे 4 डेसीमीटर मतलब 4/10 क्या बन जाएगा, मीटर। ये क्या है, वर्ग की भुजा, जो होगा वर्ग की भुजा, वर्ग की जो भुजा है, भुजा का मतलब जो टाइल की माप है वो इतना आ गया, कितना, 4/10 मीटर, मतलब 0 पॉइंट कह सकते हैं, 4 मीटर कह सकते हैं। इतना हमको डायरेक्टली पता हो जाएगा, या फिर आप निकाल के ऐसे दिखा सकते हैं। सवाल में क्या हम लोग तुलना करेंगे, देखिए यहाँ पे 8 गुणा 4 का मतलब, 8 गुणा 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 32 मीटर स्क्वायर क्या है, हमारे कमरे का माप है। कमरा जो होगा, कमरा या फिर जो भी होगा, जो फर्श होगा,
फर्श है, वैसे फर्श की जो माप है वो कितनी है यहाँ 32 मीटर स्क्वायर, जबकि हमारे पास जो यहाँ टाइल की माप कितनी है, जो टाइल की माप थी, टाइल की माप कितनी है यहाँ पे 0.4 है, उसकी भुजा है, उसका वर्ग क्या हो जाएगा, वर्ग करें क्या चाहेगा 16 मतलब 0.16 आएगा, उसका क्षेत्रफल आ जाएगा मीटर स्क्वायर। यहाँ टाइल की जो माप का जो क्षेत्रफल बनेगा जो वो 0.16 बनेगा, जबकि यहाँ फर्श का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हमारे पास है 32 मीटर स्क्वायर है। अब 32 जो है 16 का कितना गुना है यही निकालेंगे तभी तो लगेगा। एक टाइल का क्षेत्रफल इतना है तो यहाँ पे 32 क्षेत्रफल प्राप्त करना हो कितना टाइल लगाना पड़ेगा, 32 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे, 32 को भाग करेंगे मतलब इससे कितना आएगा 16 दूना 32 का मतलब क्या आएगा 200 टाइल की संख्या आ जाएगी। ये बनाएंगे बात को। यहाँ पे जब भी एक आकृति को दूसरी आकृति में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, फिर किसी शेप को किसी आकृति को दूसरे से भर रहे होते हैं, वहाँ क्षेत्रफलों की तुलना करके मान को निकाल सकते हैं कितना बार यहाँ आएगा, तो मतलब 200 टाइल आएगा। टाइल की माप या टाइल का क्षेत्रफल निकालें, टाइल का क्षेत्रफल 0.16 मीटर स्क्वायर है, क्योंकि भुजा का वर्ग होता है, उसका भुजा का वर्ग कर देंगे तो क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल बन जाएगा। और यहाँ पे फर्श कैसा था, लंबाई अलग चौड़ाई अलग है, मतलब वो आयताकार है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई 8 × 32 मीटर स्क्वायर आ गया इसका क्षेत्रफल। इतने क्षेत्रफल को इतने क्षेत्रफल से भरना है, कितना टाइल लगेगा, टाइल की संख्या निकालने के लिए क्या कर देंगे यहाँ पे भाग कर देंगे, 200 यहाँ पे आ जाएगा, 100 दूना 32, ये 100वां भाग था तो इसलिए 100 से गुणा हुआ 200 बन गया है, दशमलव का भाग करा गया केवल। ठीक, आगे चल सकते हैं क्या। देखिए इस टाइप के सवालें लगने को मिलेंगी, वैसे आई हुई सवालें सब एसएससी की सवालें लग रही हैं जो भी लग रही हैं, बाकी यूपी पुलिस वाली का सवाल लगाया था जो मेरे पास यहाँ पे बुक में था। किसी कोई और सवाल भी हुआ करे तो बताइएगा। जैसे मान लीजिए मैं एक छोटा सा फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, मुझे सवाल मिली जरूर थी, देखिए सवाल मैं बता दूंगा अगर मिलेगी फिर कहीं तो हो सकता है प्रैक्टिस सेट हल करते समय मिले। दो प्रकार की बातें होती हैं, एक होता अंतःवृत्त होता है, एक होता मतलब बहिर्वृत्त या परिवृत्त होता है। अंतःवृत्त होगा परिवृत्त होगा। फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ध्यान रहे दिमाग में कहाँ एक बात हुई थी कभी। अंतःवृत्त होगा, अंतःवृत्त की त्रिज्या और होगा एक बाह्यवृत्त की त्रिज्या, बाह्यवृत्त या परिवृत्त की वृत्त की त्रिज्या। कैसे निकालते हैं अंतःवृत्त का मतलब मैं फिगर बना के दिखाता हूँ। कोई समबाहु त्रिभुज रहेगा, उसके अंदर कोई एक वृत्त बना होगा, इस वृत्त की त्रिज्या निकालना होगा तो क्या करेंगे, अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा भुजा होगा, किसकी भुजा, त्रिभुज की भुजा बटा में क्या बन जाता है 2√3 बनेगा। ये छोटा सा फॉर्मूला बनेगा, किसका, अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने का सूत्र है। यही जगह पे क्या हो जाए, कोई त्रिभुज पहले से बना है, समबाहु त्रिभुज होगा, उसके बाहर कोई वृत्त बनाना होगा, उसे क्या कहते हैं परिवृत्त कहते हैं, फिर बाह्यवृत्त कहेंगे। परिवृत्त के अंतर्गत क्या हो जाएगा, परिवृत्त कहिए या फिर बाह्यवृत्त की त्रिज्या जो होगी r बराबर, उसमें भी हम लोग करेंगे भुजा बटा में √3 होता है। ये क्या सूत्र है किसका, परिवृत्त की त्रिज्या निकालने का। जब भी मिलेगा लगाएंगे, ऐसे सवाल एक आध दो यहाँ लिखी गई है, अभी मैं दे ही दे रहा हूँ इसके बारे में, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट हल करते समय हो सकता है ये बातें जिक्र करी जाए। और एक बात और होगा समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का मतलब इसकी सारी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। समबाहु त्रिभुज ऊपर लिखता हूँ इसे सबको दिख जाए यहाँ पर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब से एक ध्यान है त्रिभुज आपको, इसका क्षेत्रफल, अब से एक समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल आगे इन्हीं अफसेर के बोल रहा हूँ, अभिषेक वर्मा। अरे बायो से क्या मतलब होता है, मैं पूछ रहा हूँ, मैथ तो पढ़ना पड़ेगा भाई, इससे थोड़ी होता है, बायो से हो तो पैसा थोड़ी गिनना पड़ेगा तुमको, वो होता है उसका होता है ना ऐसा त्रिभुज जिसकी ऊंचाई पता हो। समबाहु त्रिभुज ये होता है इसकी सारी भुजाएं बराबर होंगी। अगर आप जो वो कह रहे हो जो समकोण त्रिभुज का होता है 1/2 आधा गुणा में ऊंचाई, वो समकोण त्रिभुज इसमें ऊंचाई पता हो, अगर इसकी भी हमको ऊंचाई पता हो जाएगी यहाँ की लंबवत ऊंचाई तब ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन नहीं पता रहती जनरली। तो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, डायरेक्टली लगाना होगा तो √3/4 होगा, इंटू में भुजा का स्क्वायर कर देंगे, ये बनेगा। इस टाइप की सवालें मिली थी, मैं भी लगाया नहीं हूँ, प्रैक्टिस सेट में जरूर हल होगा जितना भी बनेगा ना। तो यहाँ पे एक बार ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ, यहाँ पे एक बार ध्यान रहे कि आपको हाँ ये फॉर्मूला कुछ होता है, काम आएगा। देखिए यहाँ पे गिना जाए 50 फॉर्मूला, दिमाग में बहुत घूम रहा है किसको बताएं इसको बता दें, लेकिन क्या होगा कि इतने फॉर्मूले बताएंगे तो नहीं ठीक पड़ेगा, सवाल लगाते समय जो जरूरत पड़ेगी उसको बताते हुए चले चलेंगे ना, ये चीज़ होगा। समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल ये फॉर्मूला बनेगा, जो आपने बताया 100% सही था, लेकिन उसमें क्या होगा, किसी भी त्रिभुज की बात कर लो,
चाहे समबाहु चाहे विषमबाहु कोनो त्रिभुज होगा, लेकिन उसके शीर्ष से उसकी लंबवत क्या पता हो हमको, ऊंचाई h का मान पता हो, आधार पता हो, बस इतना बात होगा। तो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज में क्या होगा, इसकी ऊंचाई नहीं पता रहती, तीनों भुजाएं पता रहती हैं, तब यहाँ पे ये काम करा करेंगे। ठीक है, बाकी जो बताया गया सही था। आगे चलते हैं, थोड़ा सा कुछ नई दुनिया में हल्का सा पढ़ेंगे। वो नई दुनिया कुछ नहीं होने वाली है, हम सबके लिए वही है क्षेत्रमिति। हम लोग 3D को सवाल लगाएंगे। 3D क्षेत्रमिति यहाँ सवाल लगा रहा हूँ बिना फॉर्मूले के, फॉर्मूला बताऊंगा, जैसे जो भी आकृति होगी फॉर्मूला बताएंगे। 3D आकृति क्या क्या होती है, एक आध दो नाम गिन लेते हैं पहले। यहाँ नाम में जैसे कि जो जगह घेरता है उसे 3D आकृति कहेंगे। जो भी चीज़ें जगह घेरती होंगी, जैसे गोला होता है, शंकु होता है, घन होता है, घनाभ होता है और क्या होता है, बेलन होता है। सबसे पहले हम लोग बेलन लेंगे। यहाँ 3D आकृति में पहला बात होगा बेलन होगा। बेलन आप सबने पढ़ा था क्लास 9th 8th में, 8th में पढ़ा था, बायो सी बात नहीं करेंगे। अब मैं आता हूँ, और पहले 8th में सबने पढ़ा था यहाँ बेलन को, छोटे से वहाँ 2-3 फॉर्मूला पढ़ा, इसके अलावा नहीं था। बेलन का मतलब क्या होगा, इसको हम लोग कभी कभी लंबिती बेलन कहा करते हैं, अंग्रेजी में सिलेंडर कहते हैं। इसमें क्या होता है, इससे एक ऊंचाई होती है, बाकी क्या होगा, ये यहाँ पे व्यास होगा या फिर क्या कहते हैं उसकी आधी को त्रिज्या कह देंगे। इतनी सी बात हो जाएगी। जैसे यहाँ पे ये मार्कर दिख रहा है, एक प्रकार से क्या है, सिलेंडर ही है। यहाँ पे क्या है, एक वक्रपृष्ठ रहा करता है, वक्रपृष्ठ की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 प्रकार के क्षेत्रफल बनते हैं। एक होता है वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है उसे हम लोग कहते हैं ऐसे, मतलब इसको कर्व सरफेस एरिया CSS दिखाया करते हैं, बाकी हमसे नहीं मतलब है। इतना वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h होता है। पाई का मान वही जाना पहचाना 22/7 रखा करते हैं, छोटा सा फॉर्मूला बनेगा। वक्रपृष्ठ का मतलब घुमा हुआ पृष्ठ। ये जो मार्कर है, इस मार्कर में जो चारों तरफ घुमा रोलिंग वाला रोल वाला पार्ट है, ये वाला वक्रपृष्ठ होगा। और नीचे यहाँ समतल होता है, यहाँ समतल होता है। एक और दिखाऊंगा लास्ट टाइम, जैसे यहाँ पे मेरे पास एक कागज़ है, प्लेन है, इस प्लेन को क्या किया जाए, इसे घुमा दिया जाए, घुमा के जो बनेगा ये क्या होगा, बेलन बन रहा है। ये बेलन है, इसमें जो घुमा हुआ पृष्ठ है क्या होगा, वक्रपृष्ठ होगा। ऊपर एक खोखला होगा तो ठीक, नहीं तो यहाँ पे बंद पृष्ठ होगा और समतल पृष्ठ होगा, नीचे भी समतल पृष्ठ होता है। तो वक्रपृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है 2πr/h होता है। केवल इतनी सी बात होगी। लेकिन इसी जगह पे क्या हो जाए, कहा दिया जाए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो। कुल का मतलब ऊपर ही बंद होगा, नीचे ही बंद होगा। तो यहाँ जो बंद होगा ये क्या होगा, एक प्रकार का सर्कल काम कर रहा है, एक प्रकार का वृत्त होगा ना। यहाँ एक वृत्त है, यहाँ एक वृत्त है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होगा। एक बार ऊपर पेंदी एक बार नीचे पेंदी क्या बन जाएगा, उसी में ऐड कर देंगे 2πrs। तो हमारे पास वक्रपृष्ठ था, प्लस में एक बार ऊपर का एक बार नीचे वाला पेंदी ऐड करेंगे, क्या होगा 2πr² बनेगा। ये क्या होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बनेगा। ये बात होगी यहाँ पे। और यहाँ पे क्या बनेगा, इसको इसमें कुछ कॉमन लेके हम लोग क्या बनाते हैं, 2πr कॉमन लेंगे, h+r लिखा करते हैं। तो ये छोटा सा फॉर्मूला बनेगा। ये सब क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल सूत्र निकालने का फॉर्मूला है। इसी में इसका आयतन निकालने की बात करें तो आयतन बराबर क्या होता है, πr² होता है। ये क्या है, बेलन का आयतन होता है। तो बेलन का मतलब ये बात होगा। 2-3 बातें और करेंगे। जैसे घन की बात कर रहा हूँ मैं, घन का मतलब, घन यहाँ यहीं बना देते हैं। घन क्या होता है, घन का मतलब क्यूब कहते हैं। जैसे ऐसी आकृति या फिर ऐसा मतलब फलक, 6 फलकों से घिरी हुई वह आकृति, 6 फलकों से घिरा हुआ वह आकार या ऐसी वस्तु जो क्या हो, जिसके सभी के सभी फलक एक वर्ग हों, जिसके सभी भुजाएं बराबर हों, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर हो। जैसे क्या होता है, आप वो क्यूब का मतलब वो देखे होंगे, पासा देखे होंगे, लूडो की गोटी होती है, वो क्या होता है, एक प्रकार का घन हुआ करता है ना, वो ही घन है। इसमें मैं बना रहा हूँ, थोड़ा सा जल्दी से बना दे। ये यहाँ पे इसकी लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई सबका सब क्या होगा, बराबर होगा। इसमें क्या क्या खास होता है, इसमें एक ही पृष्ठ होता है जो कि चारों तरफ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया, मैं इसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6a²। क्यों, एक फलक का a², 6 फलक का क्या हो जाएगा, 6a² बन जाएगा। और साथ में क्या बनता है, अगर चारों दीवार का निकालना होगा 4a² कर देंगे, बताऊँगा सवाल लगाते समय। बाकी इसका जो वॉल्यूम होता है, आयतन, आयतन कितना हो जाएगा, आयतन कितना, a³, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब समान होगा तो a³ बन जाएगा। a गुणा a 3 बार करेंगे तो a³ बन जाएगा। इसी के जैसा एक और दिखता है, इससे ऐसे माचिस की डिब्बी होती है, कुछ और आकृतियाँ मान सकते हो, ईंट होता है, उस प्रकार की आकृति हम लोग कहेंगे घनाभ। घनाभ क्या है, 6 फलकों से घिरी ऐसी आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई या लंबाई चौड़ाई मोटाई सब अलग अलग होती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, घनाभ कहते हैं, क्यूबॉइड कहा करते हैं। इसकी आकृति कुछ ऐसा दिखा करेगी, थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाता है, वो अलग बात है।
इसमें लंबाई अलग होगा, चौड़ाई अलग होगा, ऊंचाई का मान अलग रहा करता है। इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया TSA, टोटल सरफेस एरिया जो होता है 2LB प्लस में BH प्लस में HL ना, ये हुआ करता है। ध्यान से करेंगे तो LB फिर BH फिर HL, तीन माप होता है, LBH होता है, एक बार L का B के साथ, फिर B का H के साथ, फिर H का L के साथ, इस तरह से बनाएंगे। बाद में यहाँ 2 गुणा कर देंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये सारे मान 2 बार होते हैं। कैसे? जैसे आगे का फलक जैसे है वैसे पीछे का फलक सेम है, 2 टाइम है। इस तरफ का फलक इस तरफ का फलक दोनों सेम है, इसलिए 2 टाइम है। ऊपर का फलक नीचे का फलक दोनों बराबर, इसलिए 2 बार, इसलिए 2 बार कर देते हैं ना, इतनी बात होती है। इसलिए 2LB प्लस BH प्लस में HL फॉर्मूला था टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। इसी में क्या होता है, इसी में अगर कह दिया जाए इसका वॉल्यूम निकालना होगा, वॉल्यूम माने आयतन होता है, क्या होगा LB इंटू H, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा में ऊंचाई होता है। ये छोटे छोटे कुछ फॉर्मूले हैं जिससे हम लोग काम कर सकते हैं। इसमें का 15 फॉर्मूला है जो अभी दिमाग में चल रहा है, लेकिन 15 फार्मूला को अभी नहीं करने वाले हैं। सवाल उठा रहा हूँ, देखूंगा जो काम पड़ेगा बताता रहूँगा। जैसे हर आकृति में इसका एक खोखला होगा तब क्या होगा ना, खोखले का आयतन, खोखले का वक्रपृष्ठ, दुनिया भर की बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए सब कुछ पढ़ेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ हमारे यहाँ काम का भी नहीं है। ठीक है, चलिए जैसे एक सवाल मैं लेके आ रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ सवाल बहुत लगाई नहीं जाएगी, सवाल लग जाएगी अपने आप ही। एक कोई है आकृति, बेलन है, बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 4 और 7 का है। यहाँ पे सवाल में लिखा है बेलन है, बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 4 और 7 का है। बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 4:7 है। ठीक, और इसका आयतन कितना है, और जो आयतन है 2816 सेंटीमीटर क्यूब है। तो त्रिज्या क्या होगी? क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, और पाई का मान कह रहे हैं कि पाई का मान आपको 22/7 लेना है। नहीं मानेंगे इस बात को, कुछ नहीं लिखेंगे इसको, त्रिज्या का मान निकालना है। सवाल लगाइएगा नहीं इसको, अभी लग जाएगी, वैसे आप इसको देख के छोड़ दोगे। अभी 5, 6, 7, 8 सेंटीमीटर दिया गया है, बिल्कुल नहीं लगाइएगा। देखिए यहाँ क्या जो दिया गया वही पूछ रहा हो, बड़ा आराम से काम कर लेंगे। त्रिज्या R का मान है, त्रिज्या R और ऊंचाई H का जो अनुपात है 4 और 7 का है। जब भी कोई अनुपात दिया होता है उसका वास्तविक मान पूछ रहे हैं तो अनुपात के मान का तो गुना होता है ना। जैसे क्या हो गया, अगर कोई मान लीजिए 15 और मैं 20 लिख रहा हूँ, इसका अनुपात क्या होगा? 5, 3 और क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा ना। अरे 3 पर 5 या 15, 5 चौके 20, 3 और 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए पहला मान है, मतलब A मान है, B मान है, और A और B का अनुपात पता हमको। तो A का मान क्या होगा? A का मान 3 का गुणहित बन रहा है 15, B का मान 4 का गुणहित बनेगा। वैसे ही हमको क्या पूछा है, त्रिज्या और यहाँ पे ऊंचाई का अनुपात दिया गया है, 4 और 7 दिया गया है। लगाने का तरीका बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे सवाल को देख के लगा दीजिए। तो यहाँ पे जो त्रिज्या का अनुपात दिया, त्रिज्या का मान पूछ रहा है, त्रिज्या का अनुपात 4 के साथ है। त्रिज्या का मान पूछेगा, 4 का गुना ही तो बनेगा। 4 गुना कौन बन रहा है? ये बन रहा है। ऑप्शन नंबर से थर्ड सही हो जाएगा, काम खत्म। लगाना नहीं पड़ेगा, लगाने का मन बनता तो बनाते हम लोग, करते उसको भी हल करते, थोड़ा लंबा जाता आ जाता, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली सवाल को देखकर हल कैसे कर सकते हैं। त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 4 और 7 का है, तो त्रिज्या और ऊंचाई क्या होगा? 4 और 7 का गुणज में रहेगा, इनके पूर्ण गुणज में रहेगा। इसका मतलब यहाँ ना इससे बात बन सकता है। अच्छा ऊंचाई कहाँ होता है? मैं मान लेता ऊंचाई का मान हो सकता है कि 7 आ जाता, लेकिन ऊंचाई कहता तो ना, त्रिज्या पूछा है। त्रिज्या का मान 4 के गुना के साथ है, 4 के गुना में केवल 8 बन रहा है, तो 8 हमारा क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। लगाएं कैसे? लगाने के लिए छोटा सा फॉर्मूला बताऊँ, लगाऊंगा लेकिन नहीं मैं यहाँ पे, क्योंकि ना टाइम वेस्ट करने वाले हैं, ना वेस्ट होगा टाइम आपका। जैसे अगर फॉर्मूला अगर पता है, ठीक है, देख लेते हैं। अगर त्रिज्या R है तो हम लोग R की वास्तविक मान क्या मान लेंगे? 4x मान लेंगे, और ऊंचाई H का क्या मान लेंगे? 7x मान लेंगे। इतना हो चुका है। आयतन का फॉर्मूला, बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाता है? पाई
आर स्क्वायर में एच होगा। वॉल्यूम का मान कितना है 2816 है, बराबर में पाई का मतलब 22/7 रखेंगे। आर का मान क्या हो जाएगा 4x का स्क्वायर बन जाएगा, इंटू एच का मान कितना होगा 7x बनेगा। यहाँ हल करके आप क्या करोगे x का मान निकालोगे। यहाँ इससे x स्क्वायर है, x गुणा होगा x क्यूब आ जाएगा, x क्यूब बन रहा है 7 चौके 28 बन जाएगा। या फिर क्या करो 7 7 काट दीजिए, केवल क्या बचेगा 4 बचा है, 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 बनेगा, 16 दूना 32 होगा, 16 दूना 32, 32 3 क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, बराबर में क्या होगा 2816 आएगा। इसको यहाँ इससे भाग करके x क्यूब मतलब घनमूल निकालेंगे। x का जो मान आएगा वो कहाँ रखेंगे, यहाँ पे ला करेंगे। x का मान वैसे 2 आएगा, x का 2 मान आएगा और 2 का मान जब यहाँ रखोगे 4 दूना 8 आ जाएगा। ये काम करेंगे। इतना लंबा जाने से बेहतर यह भी हो सकता है कि आप कभी कभी सवाल को देख के हल करें, और सवाल को देख के हल करने का तरीका तब आता है जब आप उसमें आप थोड़ा माहिर हो जाओ। उसके लिए हल्का काम करने का तरीका सीखें। अनुपात का मतलब क्या होगा, अनुपात का वास्तविक मान उन अनुपात का गुणज में रहा करता है, इसलिए गुणज में क्या होगा केवल एक ऑप्शन था। यहीं कहीं अगर 12 दे दिया होता तब दिक्कत थी, तब हल करना पड़ता, क्योंकि दोनों गुणज नहीं बन पाएगा ना। तो इसलिए क्या होगा, हो सकता है कि 4 3 12 4 दूना 8 कौन हो कौन नहीं पता नहीं, इसलिए वहाँ पे आप हल करना पड़ता। लेकिन सबसे आसान क्या था कि उन्होंने ऐसा दिया ऑप्शन कि जिसमें हम लोग आराम से काम कर पाए। आगे बढ़ सकते हैं ना, या ये मतलब फॉर्मूले पे लगाएंगे तो ये लगेगा, फॉर्मूले थोड़ा बड़ा हो सकता है। ये भी फॉर्मूला ही था, वैसे सोच है ना, एक सोच ही तो है अनुपात की। ट्रिक नहीं कहते हैं, ट्रिक नहीं कह सकता मैं इसको, ट्रिक है ही नहीं। सवाल बदलेगी तो क्या काम कर सकता है क्या, नहीं करेगा। एक सोच है ना, ऑप्शन को देख के सोच बना सकते हैं अपना। अनुपात हमने पढ़ा है सबने, अनुपात जानते हैं कैसे बनता है, अनुपात का मान कैसे निकलता है ना, इसलिए वहाँ पे एक सोच काम करेगी। देखिए मतलब चाहे किसी को ख़राब लगे, लेकिन मैं ट्रिक को नहीं मानता हूँ। मतलब कि मैं लाइफ में कभी भी ट्रिक को नहीं सोचा कि हाँ फॉर्मूला दिमाग में बैठा के सवाल लगा देंगे बिना देखे बिना कुछ किए लगाए, लेकिन ट्रिक को नहीं मानता हूँ, क्योंकि ट्रिक बहुत जगह दुख देती है। ट्रिक को याद करना पड़ता है। हाँ लेकिन हो सकता है थोड़ा बाद में मानना पड़े मुझे, लेकिन अभी तो नहीं मान रहा हूँ फिलहाल। आइए देखते हैं। हाँ, 2 बेलनों की त्रिज्या का अनुपात यहाँ पे 3:4 है। इनकी ऊंचाइयों का अनुपात दिया है, ऊंचाई का अनुपात 8:5 है। तो आयतन का अनुपात क्या होगा, आयतन का अनुपात निकालना है। 9:10 हो सकता है, 9:11 हो सकता है, 8:9 कह रहे हैं, 7:11 हो जाएगा, 10 है। देखिए यहाँ पे अगर फॉर्मूला ध्यान में रहेगा तो आप एक ही बार में लगा पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन नहीं ध्यान है, थोड़ा सा एक बार एफर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे वॉल्यूम आप पहले का, वॉल्यूम आप दूसरे का अनुपात निकालेंगे। वॉल्यूम बराबर क्या होता है, पाई आई स्क्वायर एच होगा बटा पाई आई स्क्वायर एच होगा। R1 R1 यहाँ R1 H1 कर दीजिए, R2 H2 कर दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। इतना बनेगा, कहीं पाई से पाई कट गया, कट गया। R1 का मतलब क्या होगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर होगा 9 गुणा में H1 का मान कितना हो जाएगा, ऊंचाई का मान 8 होगा, पहले वाले का मान पूरे का बटा। यहाँ R2 का मान क्या हो जाएगा, R2 का मान यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 होगा, यहाँ पे H2 का मान कितना हो जाएगा 5 होगा। हल करते हैं, 8 दूना 16, 5 9 अनुपात क्या हो जाएगा 10 बनेगा। लग गई सवाल, ये काम था। अगर यहाँ पे फॉर्मूला याद रहेगा तो खुद ही सोचोगे, पाई से पाई कट जाएगा, आर का स्क्वायर होता है इसलिए 3 का स्क्वायर 3 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर यहाँ 16 आया है, 8 से कटेगा। जैसे बना पाएंगे, नहीं तो कुछ सेकंड लगेगा, बड़े आराम से काम कर सकते हैं, केवल फॉर्मूले पे लग जाएगी सवाल। 9/10 होगा, मतलब 9:10 आ जाएगा। लग गई सवाल ना, सही लगी, सही लगाओगे तो लग जाती है। बस थोड़ा सा दिमाग काम कराइए बस, और कोई दिक्कत नहीं है। अब दिमाग को घर पे छोड़ देंगे दिक्कत हो जाएगा। क्वेश्चन इरेज कर रहा हूँ। नया क्वेश्चन फिर से एक ऐसा ही है कि यहाँ किसी बेलन की ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई जो होगी, ऊंचाई को 6 गुना बढ़ा दिया जाए, 6 गुना, तथा आधार के क्षेत्रफल को 1/9
भाग कर दिया जाए तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफलों में वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, ये आधा यहाँ पे ये होगा। देखिए यहाँ पर भी जो कुछ कहा है हम लोग डायरेक्टली ही काम करने वाले हैं। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का पता होना चाहिए, 2 गुना 1/2 गुना 3/2 गुना 2/3 गुना है। ठीक, ये 4 ऑप्शन है। हल करते हैं बेलन की ऊंचाई को। यहाँ बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे ना। क्या होता है, पाई 2 पाई आर एच होता है, ये सूत्र है। अब यहाँ पे इसके लिए क्या होगा, पहले का एरिया बट्टा में दूसरे का एरिया क्या बनेगा, 2 पाई आर एच R1 H1 बट्टा में 2 पाई हो जाएगा R2 H2 हो जाएगा। ठीक है, ये बात होगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी को हल करें तो यहाँ 2 पाई से सब खत्म हो जाए, केवल R1 H1 R2 H2 का अनुपात बनने वाला है। प्रश्न ने लिखा है कि यहाँ पे ऊंचाई को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऊंचाई को 6 गुना कर रहे हैं तो 6h हो जाएगा। और साथ में त्रिज्या r का मान क्या हो रही है, त्रिज्या को यहाँ पे आधार के क्षेत्रफल में 1/9 कर दिए हैं। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होगा। पाई से पाई छोड़ दीजिए, r के मान में क्या हो रहा है, 1/9 हो रहा है। r स्क्वायर में 1/9 परिवर्तन हो रहा है, r स्क्वायर में 1/9 परिवर्तन हो रहा है, r में क्या होगा 1/3 होगा। कोई दिक्कत नहीं, समझिए यहाँ पे आधार के क्षेत्रफल में 1/9 कर रहे हैं। आधार क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर इसका हम लोग तुलना करके निकालेंगे, त्रिज्या का मान क्या होगा, आर स्क्वायर का मान 1/9 है, आर का मान 1/3 बन जाएगा। तो त्रिज्या आर का मान 1/3 कर देंगे। ठीक है, इतना बनेगा, पूरे का बट्टा क्या होगा, इतना आर में, आर के साथ आएगा जो भी होगा। और नीचे क्या है, R2 को मान लीजिए, आर पहला वाला आर था, दूसरा वाला ऊंचाई एच थी। इसको इससे काट देंगे, क्या बना, 3 अच्छा 2 बार जाएगा, मतलब क्या होगा, ये 2 गुना बढ़ गया है। ये बात किया गया है, समझे। फिर से समझा रहा हूँ, ऊंचाई का मान 6 गुना कर रहा है, मतलब मैंने दूसरा मान लिया है परिवर्तन वाला। ऊपर वाला मान वो है जो बदला गया है। ऊंचाई का मान 6 कर देंगे, 6h हो गया है। आधार के क्षेत्रफल में 1/9 भाग कर रहे हैं। क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। जब दोनों की तुलना करेंगे, पाई से पाई कैंसिल करके आर स्क्वायर का मान 1/9 पाएंगे, तो आर का मान कितना बन जाएगा, 1/3 बन जाएगा वर्गमूल निकालने पे। आर का मान 1/3 आर के साथ कर देंगे, और नीचे वाले आर को अपने आर और एच मानना है। ठीक है, चाहे जो करिएगा, दोनों का क्योंकि तुलना करना, तो यहाँ पे आर मानेंगे, एच मानेंगे। आर एच कैंसिल होगा, 3 अच्छा 2 गुना होगा, मतलब जो हमारा क्षेत्रफल होगा 2 गुना बढ़ गया है पहले की तुलना में। ये सवाल लगी है, लगा लीजिए। कोई समस्या हो तो बताइए। यहाँ r का मान कैसे निकाले हम लोग, R1 का मान 1/3 कैसे निकाला गया, फिर से बता रहा हूँ। क्षेत्रफल दिया गया था 1/9, क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर। ऐसे अगर तुलना करोगे तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर का मान, और यहाँ पाई आर स्क्वायर हुआ है। पहले आर था, यहाँ क्या होगा 1/9 हो गया है। तो यहाँ जब तुलना करके पाई से पाई कैंसिल करेंगे तो आर स्क्वायर का मान 1/9 मिला था, आर का मान 1/3 पा जाएंगे। वर्गमूल निकला हुआ ना, इतना बना है, ये कट गया, और आपका कितना बनेगा, क्षेत्रफल 2 गुना हो जा रहा था। ठीक, आगे चलें क्या, आगे चलेंगे तो कुछ नए सवाल फिर से मिलेंगे इसी टाइप की। थोड़ा सा सब्र रखिए। अगर ये जो सवालें यहाँ पे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा सवाल एग्जाम में नहीं आई हुई है ज़्यादातर ना। यहाँ पे मेरे पास जो थी इस बुक में सवालों की संख्या जो है वो लगभग 49 है, जिसमें 5 सवाल केवल दी गई है जो पिछले साल किसी एग्जाम में आई हुई है आपके यहाँ पे यूपी कांस्टेबल के आसपास में। तो फिलहाल मॉडल पेपर हल करेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ मिल जाएगा, बहुत सारे सवालें मिलेंगी। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए है ये कि यहाँ पे 2 शंकु की त्रिज्याओं का अनुपात 5 और 6 का है। यहाँ शंकु आ गया, शंकु एक बात जान लेते हैं फिर लगाते हैं सवाल। सवाल लिख दूँ तो बता रहा हूँ, देखिए ध्यान दीजिएगा सवाल पर। यहाँ पे 2 शंकुओं की त्रिज्याओं का अनुपात, त्रिज्याओं का जो अनुपात है वो 5:6 है। ठीक है, उस आयतनों का अनुपात इसमें दिया गया है। आयतनों का जो अनुपात है साथ में वो है 8:9 है। तो ऊंचाई का अनुपात निकालना है, ऊंचाई का अनुपात। ठीक, अगर फॉर्मूला पता रहेगा तो आप मन में इसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं, नहीं पता है थोड़ा सा देखना पड़ेगा साथ मिलकर। जैसे यहाँ पर 32:25 दिया गया है, और यहाँ 25:32 हो जाएगा फिर, और 27 के साथ 20 होगा,
और 20 साथ यहाँ पे 22 दिया है। 4 विकल्प हैं, ठीक है। ये 4 विकल्पों से सजी हमारी सवाल है। देखिए, 2 शंकु त्रिज्या, शंकु कैसा होता है, कौन सबने देखा होगा, है ना, सबने बर्थडे मनाया होगा या सब आइसक्रीम खाए होंगे, कुछ इस तरह की आकृति होती है। इसमें क्या होगा, इसमें तिरछा ऊंचाई को तिर्यक ऊंचाई यहाँ कहते हैं, एल से दिखाते हैं। ऊंचाई यहाँ पे एच रहता है, ये लंबवत ऊंचाई होती है, ये त्रिज्या आर होती है, ठीक। इसके लिए यहाँ पे आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, आयतन इसका वॉल्यूम बराबर क्या होता है, 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच होता है। इतना फॉर्मूला होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसका क्या है, आयतन का सूत्र होता है। और इसके कर्व सरफेस एरिया मतलब वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है। एल का मतलब तिर्यक ऊंचाई रहा करती है। फिलहाल यहाँ पे हमको वॉल्यूम का काम है, वॉल्यूम के काम से काम करेंगे। क्या कहा गया, इनके आयतनों का अनुपात V1/V2 का मान क्या होता है, यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा, R1 H1 कर देंगे, बटा में 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2 हो जाएगा, इतना बनेगा। अब इसके साथ ही हल करिएगा तो हम सबको यहाँ मिल के आ रहा है। देखिए 1/3 और पाई कट जाएगा पूरा। वॉल्यूम का अनुपात 8 और 9 का है, ऐसे लिख देंगे बराबर में। आर त्रिज्या का अनुपात 5 और 6 का है, 5 का यहाँ वर्ग करना पड़ेगा, 25 बनेगा। 6 का करें क्या बन जाएगा, 36 बन जाएगा। गुणा में H1 बटा में H2 का मान निकालना है। हल कर दीजिए, बन जाएगी बात। इसको सबको उधर भेज देंगे। ये यहाँ आएगा 8 गुणा में क्या होगा, 36 होगा, बटा में ये नीचे आएगा तो 9 गुणा में हो जाएगा 25 होगा। हल करने पे आएगा H1 बटा में H2 का अनुपात आ जाएगा। कितना बन के आ रहा है वैसे, 9 कम 9 चौके 36 बन जाएगा, 8 चौके 32 अनुपात में क्या आएगा, 25 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, फर्स्ट सही हो जाएगा। ये काम किया गया है, H1 H2 का अनुपात। तो जो फॉर्मूला पता होगा उस पर लगाओगे, मुश्किल से कुछ ही सेकंड लगा करते सवाल लग जाएगी। और बहुत कुछ नया नहीं था ना, फॉर्मूला ही नया था, फॉर्मूला ध्यान रहेगा तो बन जाएगा। कर्व सरफेस एरिया का मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। वक्र माने घूमा हुआ जो पृष्ठ को उसका क्षेत्रफल होता है। V फॉर वॉल्यूम मतलब आयतन लिखा गया है, ये आयतन का सूत्र था किसी शंकु का, ठीक है, ये चीज़ थी। और यहाँ R त्रिज्या होती, H का मतलब लंबवत ऊंचाई होती, L का मतलब तिर्यक ऊंचाई रहा करती है। लग गई सवाल, किसी को दिक्कत हो बताइए। बाकी फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला लिखा गया है। आयतनों का अनुपात निकाला गया, पहला और दूसरे का आयतन का अनुपात, पहले के साथ पहला 1 लगा देंगे, दूसरा 2 लगा देंगे, सब में ये 2 है, ठीक। फिर हल करेंगे। आयतन का अनुपात 8 और 9 का था, 1/3 पाई सब कट जाएगा दोनों आपस में। R1 का मतलब यहाँ त्रिज्याओं का अनुपात को R1 R2 कहेंगे, ये R1 है, ये R2 है। R1 का मान 5 था, यहाँ स्क्वायर लगा, 5 का स्क्वायर 25 कर देंगे। H1 का मान नहीं पता है, वही निकालना ऊंचाई का अनुपात। और फिर साथ में क्या दिया गया है, दूसरा R2 का मान 6, 6 का वर्ग 36 कर देंगे, क्योंकि यहाँ वर्ग में था, ठीक है। ये हर में था, तेरे गुणा करेंगे, ऊपर है अंश था, हर में आ जाएगा, ऐसे बना। 9 चौके 36, 4 बार जाएगा, 8 चौके 32 बट्टा में 25 आ जाएगा, मतलब अनुपात करेंगे 32:25 बनेगा। ये सवाल लगी। आगे चल सकते हैं क्या, सवाल को थोड़ा सा फॉर्मूले पे ध्यान रखेंगे तो बन जाएगी। अच्छा, फॉर्मूला अगर नया हो तो 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, आएगा। 1-2 बार मतलब देख ही रहे हैं आप, यहाँ पे घर पे एक बार देख लेंगे तो कुछ ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी फॉर्मूले के साथ। और अपने आप ना सवाल भी लगाया करें घर पे। मॉडल पेपर कुछ भेजा गया है मैथ का स्पेशल ना, जिसमें कुछ प्रैक्टिस सेट 10 प्रैक्टिस सेट है, उसको देख के लगा सकते हैं। या फिर आपके पास जो भी बुक हो उससे पढ़ने का प्रयास करें। जैसे अगला प्रश्न यहाँ पे कुछ खास यह है कि लिखा है कि यदि समान आयतन होगा, ये सवाल है। ये जो सवाल है ये आपके एग्ज़ाम में आई हुई है, जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं। यदि समान आयतन की बात करेंगे, समान आयतन के 2 लंबवृत्तीय शंकु हैं, बेलन हो के शंकु, बेलन है, बेलन की त्रिज्या का अनुपात, त्रिज्या का अनुपात यहाँ पे 3:1 है। तो ऊंचाई का अनुपात निकालना है, H1 अनुपात में H2 का मान निकालना है। ये 2020 की परीक्षा में 20 दिसंबर को आया हुआ सेकेंड शिफ्ट में फायरमैन की परीक्षा में आया था। 1:3, 3:1, 1:9 एंड 9:1। ये है आपके पास प्रश्न। जैसे काम करेंगे, समान आयतन है मतलब V1 बराबर V2 है, आयतन का मान समान है। 2 लंबवृत्तीय बेलन, बेलन है, लंबवृत्तीय का मतलब बिल्कुल सीधे रहेंगे, तिरछा उछा नहीं भागा रहेगा नहीं तो, और वृत्तीय का मतलब सिरा वृत्तीय है। बेलन है, V1 V2 बराबर है, आयतन समान है, V1 V2 बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, V1 V2 बराबर, V का मान क्या होता है, V का मतलब पाई आर स्क्वायर, H कहते हो 1 लगा देंगे। V2 का मान क्या होगा, पाई यहाँ पे भी होगा, पाई R2 स्क्वायर में H2 कर देंगे।
पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास r का मान, त्रिज्या का अनुपात 3 और 1 का था, 3 का मतलब r1 का मान 3 3 9 होगा और यहाँ पे h1 हो जाएगा, बराबर में r2 का मान 1 का स्क्वायर 1 होगा, इंटू में क्या हो जाएगा h2 हो जाएगा। यहाँ पे आप हल करिए, h1 बटा h2 का मान निकालेंगे, h1 ऊपर रहेगा h2 नीचे आएगा, यहाँ बन गया बराबर 1 था, यहाँ जाएगा नीचे है 9 आएगा, बताइए 1:9 आ गया, आपका ऑप्शन नंबर 3 बनेगा। ये सवाल लगी, फॉर्मूला पे काम करिए, काम खत्म हो जाएगा। आयतन का मान समान है, ठीक है, आयतन का मान समान, कोई दिक्कत नहीं, V1 बराबर V2 कर देंगे। और V1 का मान, वॉल्यूम क्या होता है, बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h होता है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, बना लीजिए, सवाल लग गई है। कोई किसी को तकलीफ हो बताइए, शिद्दत से काम करेंगे, दिया हुआ मान जो लिखा उसको स्पष्ट पढ़िए, सवाल आराम से लग जाती है, ठीक है। जैसे एक सवाल अगली भी है, ये यूपी कांस्टेबल परीक्षा 2019 में पहली शिफ्ट में 28 जनवरी को आई थी। ये सब सवाल देखने से मतलब देखकर लगाते हो ना सुकून मिलता है, हाँ ऐसे पेपर में आए हुए थे और अच्छा लगता है। बाकी नहीं तो जब मतलब अननोन क्वेश्चन लगाते लगता है कि पता नहीं ऐसा आएगा नहीं आएगा ना। तो लेकिन फ़िलहाल ये भी ज़रूरी है कि मॉडल पेपर भी हल किया जाए और ये भी ज़रूरी है कि अननोन क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि यहाँ पे लिखा है सवाल में 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाया जाता है। अब देखिए गोला आ गया ना, यहाँ पे आया है गोला, मतलब स्फीयर आया हुआ, इसको हम लोग पढ़ेंगे, इसके फॉर्मूले को जानेंगे। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर 10 सेंटीमीटर समान एक के बनाना क्या, ठीक है, वैसे ऊंचाई वाला शंकु बनाया जाता है। तो शंकु का व्यास निकालना है, ये 20, 10, 40 और 80 सेंटीमीटर हो सकता है, व्यास का मान निकालना है। चलिए हल करेंगे। पहले तो जानते हैं गोला, गोला का मतलब जो बॉल होता है, फुटबॉल, वॉलीबॉल कोई भी होगा ना, जैसे कुछ लड्डू होगा, चाहे जो है सब गोला होता है, सर्कल नहीं, वृत्त नहीं। मैं गोला नहीं बना सकता यहाँ पे, क्योंकि कभी प्रयास नहीं किया ना बन ही पाएगा, क्योंकि गोला 3D आकृति होती है, इसकी मोटाई नहीं दिखा पाएंगे। इस तरह से सर्कल शेप का बना रहा हूँ। इसमें क्या होता है, केवल क्या होती है, त्रिज्या r होती है। गोले में दो बात होगी, इसका क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या क्या आएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होगा 4 पाई r स्क्वायर, ये छोटा सा फॉर्मूला बनेगा। और यही जगह पे आयतन होगा, तो आयतन बराबर होता है 4/3 पाई r³ होगा। ये दो सूत्र होगा, इसी पे काम। गोले के लिए केवल दो सूत्र यही होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है, केवल गोले के लिए। अगर खोखला होगा तो बनाना पड़ेगा, अगर अर्ध गोला होगा तब बनाना पड़ेगा ना, लेकिन गोले के लिए केवल दो फॉर्मूला होगा, यहाँ पे जो लिखा गया आपके सामने। चलिए लगा के दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या कह रहे हैं। अच्छा, सम के बारे में हमने जाना ही अभी थोड़ी देर पहले, सम के फॉर्मूले पता थे। देखिए, जब भी किसी एक चीज़ को पिघलाकर दूसरे रूप में परिवर्तित करते तो वहाँ पर क्या होता है, वॉल्यूम नियत रहता है, दोनों का आयतन समान रहेगा। एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे क्या हो जाएगा, अगर 1 लीटर पानी है, अगर उसको चाहे जहाँ रखा जाए, चाहे वो उसको बोतल में रखोगे तब भी 1 लीटर रहेगा, और किसी और शेप में कन्वर्ट करिए, चाहे किसी लोटा में रखोगे तब भी, लोटे के शेप का तो चेंज हो गया, लेकिन क्या हुआ, उसका आयतन वही रहता है। इस तरह से शेप चेंज होने पर आयतन बराबर रहता है। तो दोनों का आयतन की तुलना करेंगे, क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, हम लोग मान लेंगे स्फीयर होगा, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, कोन का मतलब शंख हो जाएगा, ऐसा मान के चलते हैं। यहाँ स्फीयर का मतलब वॉल्यूम क्या होता है, अभी लिखा गया है 4/3 पाई r³ होगा। मैं ऐसे बताऊं जैसे आपको कुछ ना पता हो तब बता रहा हूं, बाकी लग चुकी है सवाल लगभग ना। वॉल्यूम ऑफ कोन, सम को आयतन लिखा गया था 1/3 पाई r² h होता है, ठीक है। इतना बात यहाँ पे करना है, हम सबको पता है, कुछ मान दिया है, पाई से पाई हटा दीजिए, 1/3 से 1/3 हट जाएगा, यहाँ पे बनेगा 4 होगा ना। यहाँ क्या होगा, इसका r का मान कितना दिया है, इसका r का मान यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दिया है, 10 का क्यूब कर दीजिएगा बराबर में। इसके r का मान कितना दिया गया है, यहाँ इसका r नहीं पता है, इसको आप r2 मान लीजिएगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा चेंज रहे, इससे अलग रहे। r1 इसको मान लेंगे, r2 का मान निकालना भी पड़ेगा, इंटू में h का मान कुछ पता है। यहाँ पे ऊंचाई कितनी है शंख की, 10 है, शंख की ऊंचाई 10 है, चलिए लगा देते हैं। यहाँ पे 1 10 से 1 10 कट जाएगा, नहीं कट रहा, नहीं दिख रहा है, बाद में देख लेंगे। 4 हो गुणा में 10 का क्यूब मतलब 10 दामा 100 दामा 1000 हो जाएगा, क्यूब का मतलब 3 बार गुणा करेंगे, यहाँ 10 अंश में था, हर मिलाएंगे, यहाँ बन जाएगा बराबर में r2 का स्क्वायर बनेगा, इससे 1 को खत्म कर देंगे, 400 बना। r² का मान कितना है, r2 स्क्वायर बराबर 400 है,
क्या निकालना था, त्रिज्या। वर्गमूल निकाले, आर का मान कितना हो जाएगा, 20 होगा। R2 का मान 20 हो गया। क्या पूछा है, व्यास पूछा है। व्यास हमेशा क्या होता है, त्रिज्या की 2 गुनी होती है, तो डबल करें कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये होगा सवाल। तो सवाल में कुछ होता, हाँ बताओ, कुछ कोई पूछा गया। देखिए सवाल में बस जो दिया गया उसी हिसाब से काम करें। किसी चीज़ को पिघलाकर दूसरा नया रूप बदलते हैं तो वहाँ पे केवल वॉल्यूम कांस्टेंट कीजिए, वॉल्यूम को बराबर कर दीजिएगा, आ जाएगी सवाल। और फॉर्मूले में जो कट रहा है काट दीजिए, बांट दीजिए, आ जाता है। अच्छा थोड़ा सा अगर थोड़ा जब थोड़ा सा आप माहिर हो जाओगे, फिलहाल अभी नहीं हुए हो, तो अगर कुछ दिन बाद माहिर हो जाओगे तो आप सवाल को आँख थोड़ा सा बंद करोगे, कुछ सेकंड सोचिएगा, 10 सेकंड के अंदर सवाल आ जाती है बनाने पे। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ता है, फॉर्मूले को दिमाग में काटना पड़ता है, वो सब आ जाएगा एबिलिटी, लेकिन उसको करना पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ें थी सवाल में, इस तरह से हम लोग हल किए हैं। हाँ बताइए। त्रिज्या और हाँ मतलब नहीं हो जाए। देखिए यहाँ पे क्या होगा, किसी 3 चीज़ नहीं बनाते हैं वैसे, जहाँ तक मैं बता रहा हूँ। सुनिएगा थोड़ा सा। अगर मान लीजिए जैसे कभी आएगा, ऐसे कोई गोला है, उसको पिलाकर अगर एक शंकु बनाना हो ना, या फिर एक बेलन बनाना हो, एक शंकु बनाना हो, बन सकता है। इसका आयतन क्या हो जाएगा, दोनों के योगफल के बराबर होगा फिर ना, ऐसा करेंगे फिर। लेकिन ऐसा यहाँ पे असंभव है, ये हाई स्कूल में आएगा। हाई स्कूल में ऐसा आएगा कि मतलब यहाँ पे इतनी बात आ सकती है, किसी गोला को पिघलाकर कितने सिक्के बना सकते हैं, किसी गोला को पिघलाकर कितने छोटी छोटी गोलियां बना सकते हैं, तो उसमें यन का मान से गुणा कर देते हैं ना, उतनी एक का निकाल के एन से गुणा कर देंगे। लेकिन एक चीज़ को पिघलाकर 2 अलग अलग आकृति बनाना, जी यहाँ की बस की बात नहीं, यहाँ पे नहीं बनेगा, क्योंकि वो बड़ी सवाल बनेगी। आएगा तो वहाँ पे क्या करेंगे, जो बन रहा है उसको, उसके वॉल्यूम को ऐड करके इसे कंपेयर कर देंगे, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं बनने वाला। ठीक है, ये चीज़ होती है। क्लियर हुआ। देखिए अभी आपके लिए मैं 2 प्लान लेके आ रहा हूँ। प्लान नंबर 1 क्या होगा कि मतलब हम लोग कल की क्लास से, अभी मेरे पास और एक टॉपिक बचा है, सांख्यिकी पढ़ेंगे। सांख्यिकी का मतलब जो सारणी पढ़ा जाएगा उसकी सवाल आएगी। सांख्यिकी बिल्कुल आसान होगा। क्यों? क्योंकि हमने अनुपात पढ़ा, हमने प्रतिशत पढ़ा, हमने सब कुछ औसत पढ़ा है। वहाँ पे औसत, अनुपात, प्रतिशत, अंतर, योग, यही सब का मान होता है। सारणी केवल यहाँ चार्ट को पढ़कर देखना पड़ेगा, उसका एवरेज निकालना होता है, उसको जोड़ना घटाना पड़ता है, कौन किससे कितना प्रतिशत ज़्यादा, कितना प्रतिशत कम है, इसके मान निकालने के लिए सवालें बनती हैं। इस टाइप के सवाल रहेगी। ठीक है, दूसरी बात क्या होगी कि मतलब उसके बाद का दूसरा स्टेप यह होगा कि उसी दिन कल की क्लास में ही मैं 2-4 सारणी के सवाल लगवाऊंगा और फिर तुरंत ही वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल निकालने का ट्रिक सिखाऊंगा। विविध की ओर बढ़ जाएंगे। क्या करें आप? हाँ, ग्राफ वाला क्वेश्चन आता है, दिखता है कि हाँ लिखा हुआ है, इसलिए पढ़ाएंगे। ग्राफ के क्वेश्चन को आप पढ़ना सीखिए। हाँ, ग्राफ में 2-3 टाइप का होता है, जैसे पाई होगा, लाइन ग्राफ होगा, और क्या होगा वहाँ पे मतलब बार ग्राफ होगा, लाइन ग्राफ होगा, और सर्कल वर्कल में रहता है, वो सब चीज़ें होंगी। क्या कह रहे हो? टेस्ट आपस में तो ना बात करिए भाई, आपसे बात कर रहे हैं। क्या हुआ? कोई डाउट है क्या? डायरेक्टली पूछिए। क्या हुआ इसमें? कोई दिक्कत नहीं ना? जो दिक्कत हो यहाँ पूछा करो। क्या करें? ट्रेन, हाँ मुझे, हाँ वो है, मुझे ध्यान है। मैं शाम को प्लान कर रहा था, उसमें अभी वर्क टाइम पे काम करेंगे। वर्क टाइम वैसे काम किया गया था पूरा अच्छे से। हाँ पढ़ाएंगे, उसकी चिंता ना करिए। आज 3 तारीख है, 4, 5, 6 तक हम कर देंगे काम। 6 तक काम बिल्कुल ठीक है, जैसा कहेंगे। मिलते हैं फिर से नई क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।